दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, जब हम कभी खेल खेल में या कभी और कोई किसी जगह पर या किसी हम लोग जब टॉस करते हैं तो हम एक सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का जब उछालते हैं तो उस सिक्के की जो जो तरफ हमारी जो डिजायर्ड साइड होती है, अगर वो आ जाती है तो जो दूसरी तरफ होती है उसकी हार मानी जाती है। अगर हेड्स आ गया तो हमारी टेल्स की हार है, टेल्स आ रहा है तो हेड्स की हार है। इसका मतलब यह है कि इसको कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ जीत एक तरफ हार। मतलब कि एक सिक्का सिक्का तो एक ही है, पर लेकिन वो दोनों चीजों से जीत हार से मिलकर बना है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं सिक्के की, कि यही चीज अगर हम विकास और विनाश इन दोनों को साथ लेके चले तो ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर विकास है तो साथ में विनाश भी जरूर होगा, और अगर विनाश है तो उसके बाद विकास भी जरूर होगा। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूं विकास और विनाश की, इसके लिए बात करते हैं। जो ऋषिकेश में जो रोड है, ऋषिकेश देहरादून की रोड जो है, उस पर 7 मोड़ एक जगह है जहाँ पे 7 बड़े शार्प बैंड्स हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है रोड जो है वो थ्रू होती है देहरादून के लिए। ऋषिकेश से चलने के बाद बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, उसके बीच से रोड जाती है। तो आपने आए दिन सुना होगा कि उन 7 मोड़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। उन 7 मोड़ों पर जो है वो चूंकि वो एलिफेंट कॉरिडोर है तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वन्य पशु का और मानव संघर्ष भी बहुत हुआ है। कई लोगों को जो है हाथियों ने मार दिया है, कई गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। मतलब ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे सामने आ चुके हैं उस पर्टिकुलर जगह पर। अब आजकल इस जो ये 7 मोड़ है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि एनएचएआई जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है भारत का, जो कि सारे देश में जो है नेशनल हाईवेज बनाने का काम करता है। तो एनएचएआई ने 743 करोड़ रुपए से एक योजना तैयार करी। और वो योजना क्या है कि ऋषिकेश को जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है उससे जोड़ना, और साथ ही जितना भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को 4 धाम के जो यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है ऋषिकेश, उससे आपस में जोड़ देना। जो कि 20 किलोमीटर लंबी एक रोड बननी है, जो कि एक 6 लेन हाईवे बनना है। इस एक तरह से हम उसको एक्सप्रेस वे भी कह सकते हैं। तो ये एक योजना है। अब चूंकि क्या है कि ये शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर भी है, ये जो 7 मोड़ वाला इलाका है, ऋषिकेश का जो जंगल वाला इलाका है, ये शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। तो बेसिकली जो इस योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि साहब इस रोड पे 7 अंडर पासिस बनाए जाएंगे, अंडर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, कहीं पे एलिवेट भी किया जाएगा रोड को, ताकि एक तो 7 मोड़ खत्म हो जाए, वहां से रोड सीधी हो जाए, तो जो आए दिन एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम होती थी वो भी सॉल्व हो जाए। दूसरा, जितने भी वन्य जीव के साथ जो है उनको जो डिस्टरबेंस होता था सड़क की वजह से, या उनका जो है संघर्ष होता था मानव के साथ, या और जो उनकी गाड़ियों के जाने से उनको डिस्टरबेंस होता था, वो अंडर पासिस और एलिवेटेड रोड की वजह से वो दूर हो जाए। जैसा कि अभी आपने जो दिल्ली देहरादून की जो रोड जो बनी है, जो एलिवेटेड हाईवे बना है, या मोतीचूर से लेके और जो हरिद्वार और देहरादून के बीच का जो एरिया बना हुआ है, वो सब एलिवेटेड रोड्स हैं। तो बेसिकली प्लान ये है। अब प्लान तो ठीक है, सारा बढ़िया समझ में आ रहा है। अब पर लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इकोलॉजी का डिस्टरबेंस। जितने भी हमारे पर्यावरणविद हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका यह कहना है साहब कि इसमें बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल बात अगर मैं करूं, जो योजना के हिसाब से, तो यह है इसमें 4369 पेड़ों का टोटल इनका चपान किया गया है, जिसमें कि 754 पेड़ जो है वो ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। ट्रांसलोकेट का मतलब यह है कि उन पेड़ों को एज इट इज यहां से उखाड़ा जाएगा और दूसरी जगह पे उनको फिर से बो दिया जाएगा, उनको फिर से वहां पे स्थापित कर दिया जाएगा। और बाकी के बचे 3605 पेड़, उनका पातन होना है। पातन माने उनको काटा जाना है। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। वन विभाग से ये सारी प्रक्रिया स्वीकृत होती है, उसके बाद ही जो है एनएचएआई या और कोई संस्था इस पर जो है कार्य करती है। और उसमें ये भी उसके सारे प्रोविजन होते हैं कि अगर इतने पेड़ कटेंगे तो इतने लगने भी हैं साथ में। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और उन सब से गुजरने के बाद ही कोई भी सड़क या कोई हाईवे जो है वो बनाया जाता है। अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो 4000 पेड़ जो कटने की जो योजना है, उस पर जो है
पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पेड़ों पे जाके चिपक गए, बहुत विरोध हुआ कि साहब ये पेड़ हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों का बड़ा क्रांतिकारी जो है वो रुदन हुआ, बड़ा रोए वो लोग। एक महिला है, बड़ी खतरनाक रोई हैं वो, और उन्होंने कहा ये तो हमारे बच्चे हैं, ये हैं वो हैं। इस तरीके की चीज़ें हुई जो कि आमतौर पर जनरली रोड के समय पर होती है। वो सारी चीज़ें हुई जिसके मतलब उनके समर्थन में कहिए कि एक तरह सरकार ने ये कहा कि साहब पहले इन पे सब पे जो है आप इनके साथ वार्ता कर लीजिए, आप सारे जांच की जितनी भी इसमें जांच कराई जाए और सारे पहलुओं पर वार्ता करने के बाद ही इस पे रोड पे आगे काम होगा। ये सारा पूरा इस कॉन्सेप्ट का लब्बो-लुबाब था, और इस कॉन्सेप्ट में क्या है, क्या प्रोस एंड कॉन्स थे, वो सारे मैंने आपको बताए। अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं विकास की, कि साहब ये हमको अपने प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाना है, बहुत डेवलपमेंट करना है, लोगों की रोजी रोटी आर्थिकी जो है वो पर्यटन से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए एक बुनियादी ढांचे को देने की जो संरचनाएं हैं उनको बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। और किसी भी बुनियादी ढांचे के लिए सड़क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो कि अगर सड़क नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो अगर हम करते हैं विकास की बात, तो निश्चित रूप से उसके साथ एक विनाश भी जुड़ा है, और विनाश जो होगा उसके बाद विकास भी होगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि विकास हो गया तो विनाश होगा ही नहीं, विनाश हो गया तो विकास होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें आपस में कंबाइंड है, ये जुड़ी हुई हैं। विकास होगा तो विनाश जरूर होगा। आज अगर रोड का डेवलपमेंट हो रहा है तो पेड़ों का कटान हो रहा है, पर लेकिन अगर उतने या उससे 20 गुना ज्यादा पेड़ अगर दोबारा बोए गए तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास भी होगा, ग्रीनरी भी होगी, साथ ही यातायात भी सुगम होगा। अब आपने देखा होगा कि चारधाम यात्रा कह ले या जो मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, ये तो 12 मासी यहाँ पे व्यापार है, 12 मासी यहाँ पे काम है, पर्यटन है, यहाँ पे लोग लगातार जा रहे हैं। अब अगर बाहर से आने वाले लोगों को हमारे प्रदेश में सड़कें ही अगर अच्छी नहीं मिलती तो उस विकास का फिर क्या फायदा। ग्रीनरी तो हम फिर से एक बार को ला सकते हैं, पर लेकिन ये बुनियादी ढांचे को अगर नहीं बनाया तो फिर हमको पर्यटन प्रदेश की जो अवधारणा जो की जा रही है या अपनी आर्थिकी है वो किसी और चीज पर लगानी चाहिए, पर्यटन को भूल जाना चाहिए। पर्यटन जिस लेवल पर चल रहा है, आप देख रहे हैं चारधाम में भी बेतहाशा भीड़ है, यात्री 12-12 घंटे 10-10 घंटे जामों में खड़े हैं, या कहीं पर वन वे की व्यवस्था कर दी गई है, उसमें भी बहुत देर लगती है, आधा पौन घंटा 1 घंटा निकलने में लग जाता है। कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम फंस जाते हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया तो बिल्कुल रोड बंद, संकरी रोड है तो बंद हो जाती है, उसके बाद कई घंटों लगते हैं। इसके लिए रोड चौड़ीकरण का एक जो प्रक्रिया है ये अपनानी जो बड़ी आवश्यक होती है। अब क्या लफड़ा है, देखिए सबसे पहले गांव की सड़क बनती है, गांव की सड़क में जब सड़क जाती है तो विकास होता है, गांव में अलग अलग बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, मकान बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, धीरे धीरे होटल बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं। फिर जब लगता है नहीं अब आबादी बढ़ गई है, अब हमको आबादी के हिसाब से ये गांव की संकरी सड़क नहीं, अब हमको 2 लेन सड़क चाहिए, जिसको कि स्टेट हाईवे कहा जाता है, कि साहब अब हमको स्टेट हाईवे चाहिए जिससे कि हमारे मुख्य पड़ावों से सड़क गुजरे। जब वो भी हो जाता है उसके बाद और डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमको चाहिए होता है साहब एनएच बने, नेशनल हाईवे बने, तो नेशनल हाईवे की जरूरत पड़ने लग जाती है आबादी के हिसाब से। अब जब लगता है नेशनल हाईवे भी उस लोड को, उस पर्टिकुलर जो भीड़ है उसको नियोजित नहीं कर पा रहा है, तब हमको चाहिए होता है एक्सप्रेस वे की जरूरत होती है, जो कि 6 लेन 8 लेन या 12 लेन तक के भी बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि यातायात सुगम हो, लोगों की पहुंच आसान हो, थकान कम हो, गाड़ियों का नुकसान कम हो, लोगों का खुद का जो सड़क पर रहने की जो समस्याएं थी वो सब खत्म हो, और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिले। तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर लेकिन हमेशा सिर्फ मात्र विरोधी करना, वो तो मुझे तो लगता है कि वो ठीक नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो फिर आप पर्यटन प्रदेश या ये सारी जो विकास की अवधारणा है उसे भूल जाइए। फिर आप ये बोलिए कि नहीं, जैसी जिस चीजें चल रही हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें यहाँ पे ज्यादा पर्यटन चाहिए, ना हमारी आर्थिकी हमको बढ़ानी है, हमको जम जैसे हैं, अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं हम 2 रोटी में खुश हैं, फिर आप इतने पर इसको सीमित कर दीजिए। पर लेकिन अगर आपको आर्थिकी भी बढ़ानी है, पर्यटन भी बढ़ाना है, हर साल नए रिकॉर्ड भी बनाने हैं, और यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोगों को ही चाहते हैं कि आप आए, टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो डेवलप हों,
तो फिर आपको डेवलपमेंट के लिए सड़क भी चाहिए ही चाहिए। फिर सड़क बनेगी तो होटल भी बनेंगे, होटल बनेंगे तो साथ में लोग भी आएंगे, रहेंगे भी, उनको सुविधाएं भी मिलेंगी। अब हो क्या रहा है, गांवों से पलायन हो रहा है, बहुत बेतहाशा पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो जो खाली हो गए वो कहां जा रहे हैं, वो देहरादून या हरिद्वार, ऋषिकेश, इनके आसपास जो बस रहे हैं, तो जहां वो बस रहे हैं वो जमीनें क्या, वो कभी वहां पे पेड़ नहीं रहे होंगे, वो पेड़ भी तो कटे होंगे, तभी तो आपके रहने की जगह बन रही है। तो आज जितने लोग ये बड़ा एक क्रांतिकारी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे बच्चे कट गए, हमारे बच्चे मर गए, पेड़ कट गए, मर गए, उन्होंने कभी ये सोचा कि हम जिस घर में, जिस जमीन पर रह रहे हैं, हम जमीनें खरीदे जा रहे हैं देहरादून में या ऋषिकेश में, क्या वहां भी तो पेड़ रहे होंगे कभी? उन पेड़ों को क्यों काटा गया? क्यों बसे आप गांव में रहिए ना, फिर गांव में बसिए, आपका सारा खानदान परिवार गांव में रहे, तो क्यों आप फिर जा रहे हैं? फिर वहां पे आपको पेड़ों की चिंता नहीं हो रही, पर लेकिन वैसे पे आपको पेड़ों की, सड़क बन रही है तो पेड़ों की चिंता, ऑल वेदर रोड बनेगी तो पेड़ों की चिंता, आपको उसकी चिंता नहीं कि पर्यटन बढ़ेगा, तो फिर छूट भूल जाइए पर्यटन को। तो इसीलिए दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि सरकार से या सरकार की योजनाओं से लोग न तो कभी खुश हुए हैं और न कभी शायद होंगे। मैं आज सुबह ही जो है सोशल मीडिया पे एक चीज पढ़ रहा था कि उत्तरकाशी का एक गांव है दोणी, मोरी ब्लॉक में आता है, वहां पर जो है रोड नहीं होने की वजह से एक बीमार महिला को 6 किलोमीटर पालकी में कंधे पर रख के 6 किलोमीटर पैदल लाया गया। तो वहां के ग्रामीण जो है वो आंदोलन रहते हैं कि हमको यार सड़क चाहिए। अब अगर सड़क नहीं बन रही तो आप कोस रहे हैं सरकार को, जब सड़क बन चुकी है आप तब भी कोस रहे हैं, सड़क को बढ़ा रहे हैं आप तब भी कोस रहे हैं। तो भाई ये एटीट्यूड तो कहीं पर तो संभालना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को कहीं पर तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि नहीं, सरकार अगर कर रही है तो ठीक कर रही है, ये हमारे ही भविष्य के लिए ठीक कर रही है। तो सारी बात यह है कि हमको सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। अगर पेड़ कट रहे हैं तो उससे 20 गुना ज्यादा पेड़ों का जो है रोपण होना चाहिए, उससे मतलब 20 या 50 गुना ज्यादा भी अगर करेंगे तो वो भी संख्या कम नहीं रहेगी। तो आराम से चीजें ये करें, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। अब जो संरचनाएं होती हैं उनको अगर आपको बढ़ाना, जिनको अवसंरचना कहते हैं, अगर वो भी आपको बढ़ाना है तो आपको विकास के साथ विनाश को जोड़ के ही देखना पड़ेगा, तभी कोई समाधान निकलेगा। तो इस मुद्दे पर आपके जो राय और कमेंट्स हो आप जरूर मुझे बताइएगा, और फिर आगे किसी और चीज़ पे मिलते हैं। थैंक यू।